नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों पर आप जारी है। हर एक विषय जो आप सिलेबस में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। आज मैं आपके लिए 200 बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर्स लेकर आया हूं और ये सिर्फ एक लाइन वाले वन लाइनर्स नहीं है, बहुत ही कंप्रेहेंसिव है और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 नंबर का ये टॉपिक है और इसको तैयार करने के लिए आज का जो मैं कंटेंट लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप जाकर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और आपको पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज हम जो अभी इस सेशन में पढ़ने वाले हैं वो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और वन्य जीव, प्रदूषण, ईआईए, आपदा प्रबंधन और डीएम एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन एक्ट, आपदा एजेंसियां और वैश्विक प्रयास। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से। पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच के जटिल अंतर संबंधों का समग्र अध्ययन करती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग आर्थर टेंसले ने 1935 में किया था, जो प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई को दर्शाता है। प्राथमिक उत्पादकता उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर है, जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है। द्वितीयक उत्पादकता का तात्पर्य उपभोक्ताओं द्वारा एक निश्चित समयावधि में नए कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर से है। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु और कवक मृत पौधों और जीवों के जटिल कार्बनिक अवशेषों को सरल अकार्बनिक तत्वों में खंडित करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह नमी, तापमान और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, जो सूर्य से उत्पादकों और फिर विभिन्न उपभोक्ताओं तक क्रमिक रूप से पहुंचता है। ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। जैव मात्रा का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यह उल्टा हो सकता है। चारण खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चैन हरे पौधों से शुरू होती है और इसके संचालन के लिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा अनिवार्य होती है। अपर्द खाद्य श्रृंखला डिटीरियस फूड चैन मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और यह आकार में चारण खाद्य श्रृंखला की तुलना में बहुत छोटी होती है। जैविक अंतःक्रियाओं में जब दो प्रजातियां एक ही सीमित संसाधन के लिए लड़ती हैं, तो इसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। गास का प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत बताता है कि एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए प्रजातियां संसाधन विभाजन अपनाती हैं, जिसमें वे भोजन खोजने के अलग अलग समय या तरीके का चयन करती हैं। मैक आर्थर ने एक ही पेड़ पर रहने वाली बार्बलर पक्षियों की 5 प्रजातियों में संसाधन विभाजन के माध्यम से यह अस्तित्व का सिद्ध किया था। सहोपकारिता यह सकारात्मक अंतःक्रिया है जिसमें दोनों प्रजातियों को एक दूसरे से लाभ होता है, जैसे पौधों और परागणकर्ताओं के बीच का संबंध। सहभोजिता में एक ही प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है, जैसे कि बड़े पेड़ों का सहारा लेकर बढ़ने वाली लताएं। परजीविता वह नकारात्मक अंतःक्रिया है जिसमें एक परजीवी अपने मेजबान से पोषण प्राप्त करता है, जिससे मेजबान को नुकसान होता है। शरीर के बाहर रहने वाले परजीवी एक्टोपैरासाइट्स जैसे जूं कहलाते हैं, जबकि शरीर के अंदर रहने वाले एंडोपैरासाइट्स जैसे टेप वर्म कहलाते हैं। एमनेजिलिस एमनेसिलेजियम वह अवस्था है जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है, जबकि दूसरी प्रजाति ना तो लाभान्वित होती है और ना ही नुकसान में रहती है। इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे जंगल और घास के मैदान के बीच का एक तनावपूर्ण संक्रमणकालीन क्षेत्र है। एज इफेक्ट इकोटोन क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और जनसंख्या घनत्व में अचानक वृद्धि होने की पारिस्थितिकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। की स्टोन प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की वे महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पूरे पर्यावरण की संरचना को निर्धारित करती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण
एक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ एक जैविक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा क्रमिक और पूर्वानुमेय रूप से प्रतिस्थापन होता है। लाइकेन नग्न चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण शुरू करने वाली अग्रणी प्रजातियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्राथमिक अनुक्रमण वहां होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे नया लावा, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण वहां होता है जहां पिछला समुदाय नष्ट हो गया हो, जैसे जला हुआ जंगल। कार्बन चक्र एक गैसीय चक्र है जिसमें वायुमंडल और महासागर कार्बन के मुख्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। फास्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र है जिसका प्राकृतिक भंडार पृथ्वी की चट्टानों में फास्फेट आयनों के रूप में होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जैसे सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो अधिक पारिस्थितिकी स्थिरता प्रदान करता है। इकोलॉजिकल निक किसी प्रजाति की अपने पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को दर्शाता है। दो प्रजातियों का निक कभी भी बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता। स्वपोषी वे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वे खाद्य श्रृंखला के आधार पर स्थित होते हैं। विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। 10% का नियम रेमंड लिंडमैन द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे में जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही हस्तांतरित होती है। मृत भक्षी जैसे केंचुए और दीमक मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर अपघटन की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बायोम पृथ्वी पर मौजूद एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी पहचान वहां की विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और प्राणी जीवन से होती है, जैसे टुंड्रा मरुस्थल। नेक्टन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के वे सक्रिय तैराक जीव हैं जो पानी की धाराओं के विपरीत तैरने में सक्षम होते हैं, जैसे मछलियां और व्हेल। वेंथोस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे निचले क्षेत्र समुद्र या झील के तल में रहने वाले जीवों को कहा जाता है। होम्योस्टैसिस पारिस्थितिकी तंत्र की वह अंतर्निहित क्षमता है जिसके द्वारा वह बाहरी परिवर्तनों के बावजूद अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है। बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जैसे डीडीटी। तो बायोडिग्रेडेबल जो रसायन है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की। जैव विविधता शब्द का लोकप्रियकरण प्रसिद्ध सामाजिक जीव विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा किया गया था। जैव विविधता को मुख्य रूप से 3 स्तरों पर मापा जाता है। आनुवांशिक विविधता जो जेनेटिक होती है, प्रजाति विविधता यानी कि स्पेसीज, और पारिस्थितिकी विविधता यानी कि इकोलॉजिकल। नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा उन क्षेत्रों को दर्शाती है जहां असाधारण स्थानिक प्रजातियां होती हैं और जिनके आवास को गंभीर खतरा होता है। विश्व के 36 मान्यता प्राप्त हॉटस्पॉट में से भारत में 4 हॉटस्पॉट मौजूद हैं। उनमें है हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुडालैंड। सुडालैंड हॉटस्पॉट भारत में मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र को कवर करता है। भारत दुनिया की कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 2.4% हिस्सा कवर करता है, लेकिन यह वैश्विक प्रजातियों की 7 से 8% जैव विविधता का घर है। इन सीटू संरक्षण के तहत प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में बचाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। एक्स सीटू संरक्षण में लुप्त प्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष स्थानों पर संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान और बीज बैंक। क्रायोप्रिजर्वेशन एक्स सीटू संरक्षण की एक उन्नत तकनीकी है जिसमें जर्म प्लाज्म और बीजों को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मूल रूप से 6 अनुसूचियां हैं जो वन्य जीवों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर अलग अलग डिग्री की सुरक्षा प्रदान करती हैं। अधिनियम के अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का भाग 2 प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनके उल्लंघन पर उच्चतम दंड का वैधानिक प्रावधान है। वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची 5 के तहत कौवे, चूहे और फ्रूट बैट को वर्मिन घोषित किया गया है जिनका स्वतंत्र रूप से शिकार किया जा सकता है। अधिनियम के तहत संरक्षित जीवों के
अवैध शिकार पर पहली बार अपराध करने वाले को न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष की कैद और न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की घटती आबादी को बचाना और बाघ अभयारण्यों की स्थापना करना था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथियों, उनके आवासों और उनके गलियारों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ISFR 2023 के अनुसार अकेले वन आवरण 21.76% है, जबकि वृक्ष आवरण 3.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन आवरण है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में वन आवरण सबसे अधिक है, 84.53%, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ISFR 2023 के आंकड़ों के अनुसार राज्य ने अपने वृक्ष आवरण में 440.76 वर्ग किलोमीटर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वृक्ष आवरण में वृद्धि के मामले में महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, 680 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए 1970 में स्थापित किया गया था। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख अभयारण्य है, जो अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में फैला हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और इसे एशियाई शेरों के संरक्षण प्रयोग के लिए जाना जाता है। कछुआ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के 7 किलोमीटर के विस्तार में कछुओं के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। वखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण रामसर साइट भी है। रेड डेटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें दुनिया भर की संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण होता है। एंडेमिक प्रजातियां पार्सकी में उन प्रजातियों को कहा जाता है जो दुनिया के किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं और कहीं और नहीं पाई जाती। भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना मवेशियों के दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक के कारण गिद्धों की भारी मृत्यु दर रोकने के लिए शुरू की गई थी। प्रवाल भित्तियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का वर्षावन कहलाती हैं, जो जूजैनथेली शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में रहती हैं। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर बफर जोन होते हैं, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड NAEB की स्थापना 1992 में निम्नीकृत वनों और आसपास के क्षेत्रों को बहाल करने के लिए की गई थी। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची का एक हिस्सा है, जो उन आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध करता है जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुए हैं या हो रहे हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 में जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और पारंपरिक ज्ञान के उचित लाभ साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में और हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। मैंग्रोव वन नमक सहिष्णु पौधे हैं, जो तटीय क्षरण को रोकते हैं और चक्रवात तथा सुनामी के दौरान एक मजबूत प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं। भारत में वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की प्रभाव, आकलन और जलवायु परिवर्तन की। उम्मीद करता हूं आप क्लास में अभी तक बने रहे होंगे और वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए। बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को 1984 के विनाशकारी भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में लाया गया था। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत लागू किया गया था। एक छाता कानून है
जो 1972 के संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को लागू करता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम भारत में 1974 में लागू किया गया, जिसने केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया और बाद में 1987 में शोर को भी एक वायु प्रदूषक के रूप में शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ताकि देश भर में वायु गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विकास परियोजना के शुरू होने से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। भारत में पहली आधिकारिक EIA अधिसूचना 1994 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, जिसने 29 श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। 2006 की EIA अधिसूचना ने मंजूरी प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर दिया, परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर श्रेणी ए, राज्य स्तर श्रेणी बी के मूल्यांकन में विभाजित कर दिया। नवीनतम ड्राफ्ट EIA अधिसूचना 2020 में पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को 6 मुख्य चरणों में पुनर्गठित किया गया है। स्कोपिंग, ड्राफ्ट तैयारी, सार्वजनिक परामर्श, अंतिम EIA मूल्यांकन और अंतिम निर्णय। EIA प्रक्रिया स्कोपिंग वह प्रारंभिक चरण है जहां विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए संदर्भ की शर्तें निर्धारित करती है। सार्वजनिक सुनवाई EIA का यह वह पारदर्शी चरण है जहां प्रभावित स्थानीय समुदायों को परियोजना पर अपनी आपत्तियां और चिंताएं व्यक्त करने का अधिकार होता है। ड्राफ्ट EIA 2020 में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि बिना पूर्व मंजूरी के शुरू हुई परियोजनाओं को भी बाद में जुर्माना देकर नियमित किया जा सकता है। इस मसौदे को की सार्वजनिक रिपोर्टिंग को हटाने के लिए आलोचना की गई है, क्योंकि इसके तहत उल्लंघनों की रिपोर्ट केवल सरकारी अधिकारियों या स्वयं उल्लंघनकर्ताओं द्वारा की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि और मौसम के मिजाज में बदलाव को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs शामिल है। एल्बिडो प्रभाव किसी सतह की सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। बर्फ पिघलने से एल्बिडो कम होता है, जिससे महासागर अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया और 1994 में लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, UNFCCC का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को उस स्तर पर स्थित करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोक सके। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 COP3 में अपनाया गया था। यह विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला ऐतिहासिक समझौता था। सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां UNFCCC का वह मार्गदर्शक सिद्धांत है जो मानता है कि जलवायु परिवर्तन में विकसित देशों का ऐतिहासिक योगदान अधिक है, इसलिए उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। पेरिस समझौता 2015 COP21 में संपन्न हुआ, जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को अपने स्वयं के जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कहा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति, संगठन या उत्पाद द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा की माप है। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन जैसे रसायनों के पहुंचने के कारण होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अत्यधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब उद्योगों और वाहनों से उत्सर्जन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग जल में मौजूद कार्बनिक कचरे को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है।
उच्च बीओडी उच्च जल प्रदूषण का संकेत है। यूट्रोफिकेशन जल निकायों में कृषि उर्वरकों के बहने से पोषक तत्वों नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक वृद्धि की प्रक्रिया है जो एल्गल ब्लूम का कारण बनती है। बायोरेडिएशन एक पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है जिसमें सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया या कवक का उपयोग करके मिट्टी और पानी से प्रदूषकों को साफ किया जाता है। स्मॉग धुएं और कोहरे का एक खतरनाक मिश्रण है। फोटोकेमिकल स्मॉग वाहनों के उत्सर्जन और सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से बनता है। मिनीमाता रोग पहली बार जापान में देखा गया था जो औद्योगिक अपशिष्ट के माध्यम से जल निकायों में भारी धातु पारा के प्रदूषण के कारण होने वाला एक स्नायविक विकार है। अगला है ग्रीन वॉशिंग कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक भ्रामक विपणन रणनीति है जिसमें वे अपने उत्पादों को वास्तव में होने से अधिक पर्यावरण के अनुकूल बताते हैं। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था जिसमें ग्रामीणों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को वैश्विक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 2025 के लिए इसकी अपेक्षित थीम पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को ईरान के रामसर शहर में 1971 में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य बढ़ती वैश्विक जनसंख्या और पर्यावरण पर इसके दबाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेक्शन की जिसका नाम है आपदा प्रबंधन सिद्धांत और भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा यानी कि डिजास्टर को एक ऐसी गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समाज के कामकाज को बाधित करती है और इसके प्रभाव प्रभावित समुदाय की निपटने की क्षमता से परे होते हैं। आपदा का जोखिम डिजास्टर रिस्क प्राकृतिक प्रकोप समुदाय की सुभेद्यता और जोखिम से निपटने की क्षमता के बीच की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। आपदा प्रबंधन चक्र डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आपदाओं को रोकने और प्रबंधित करने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे आपदा पूर्व आपदा के दौरान और आपदा पश्चात चरणों में बांटा जाता है। आपदा पूर्व चरण में रोकथाम शमन और तैयारी की रणनीतियां शामिल होती हैं जो आपदा आने से पहले जोखिम को कम करती हैं। शमन के सिद्धांतों में वे उपाय शामिल हैं जो मानव जीवन के और संपत्ति पर आपदा के विनाशकारी प्रभावों को स्थायी रूप से कम करते हैं जैसे भूकंप रोधी इमारतें बनाना। तैयारी का अर्थ है आपातकालीन स्थितियों का पूर्वानुमान लगाना और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही व्यवस्था जैसे मॉक ड्रिल चेतावनी प्रणाली करना। आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया खोज और बचाव तथा बुनियादी राहत प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि जीवन बचाया जा सके। आपदा पश्चात चरण में रिकवरी पुनर्वास और पुनर्निर्माण शामिल है जिसका उद्देश्य प्रभावित समुदायों को सामान्य जीवन में वापस लाना है। बिल्ड बैक बेटर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि आपदा के बाद का पुनर्निर्माण भविष्य की सुभेद्यता को कम करने के लिए अधिक मजबूत और सुरक्षित हो। भारत अपनी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण अत्यधिक संवेदनशील है जहां यहाँ का 58% भूभाग भूकंपों के प्रति और 68% भाग कृषि भूमि सूखे के प्रति संवेदनशील है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 23 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिनियमित किया गया था जिसने देश के आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में ऐतिहासिक प्रतिमान बदलाव किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं जो राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं सूखे और महामारी को छोड़कर के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना की गई है जो भारत में आपदा प्रबंधन नीतियों के निर्माण के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं। एनडीएमए में प्रधानमंत्री के अलावा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं और इनमें से एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन एनडीएमए को उसके कार्यों के निर्वहन में तकनीकी सहायता प्रदान करने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए
किया जाता है। अधिनियम की धारा 14 राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्राधिकरण एसडीएमए के गठन का वैधानिक प्रावधान करती है। राज्य के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं। राज्य कार्य समिति, जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, एसडीएमए की नीतियों कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 25 जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए को गठन का प्रावधान करती है, जो स्थानीय स्तर पर योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। जिलाधिकारी डीडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं और स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह अध्यक्ष होता है। अधिनियम की धारा 42 और 43 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना और कार्यों को परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 44 के तहत आपदाओं में विशेषज्ञतापूर्ण और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के गठन का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 46 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, जिसको भी हम एनडीआरएफ कहते हैं, की स्थापना के से संबंधित है। देखिए, फोर्स भी एनडीआरएफ होता है 60 में और फंड भी आपका एनडीआरएफ बन जाता है। तो फोर्स है 44 में और 46 धारा में है फंड। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। जिसका उपयोग गंभीर प्रकृति की आपदाओं में राहत कार्य के लिए किया जाता है। अधिनियम की धारा 51 अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान करती है, जिसमें 1 वर्ष तक की जेल, जीवन की हानि होने पर 2 वर्ष तक की हो सकती है। अधिनियम की धारा 52 के तहत झूठा दावा करके राहत सामग्री या वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अपराध में 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अधिनियम की धारा 53 राहत सामग्री या धन के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसके लिए 2 साल की कैद का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 54 के तहत झूठी चेतावनी या अलार्म फैलाकर जनता में घबराहट पैदा करने पर 1 साल की सजा का प्रावधान है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में स्वीकृति की गई थी, जिसमें आपदा प्रबंधन को राहत केंद्रित से तैयारी और न्यूनीकरण केंद्रित दृष्टिकोण में बदल दिया गया। आपदा प्रबंधन त्रिस्तरीय प्रतिक्रिया प्रणाली L1, L2, L3 पर काम करता है। लेवल 3 वह स्थिति है जब आपदा राज्य की क्षमता से बाहर हो जाती है और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। एनडीएमए के स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देश यह अनिवार्य करते हैं कि शिक्षा विभागों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण को स्कूल पाठ्यक्रम और गतिविधियों में मुख्य धारा में लाना चाहिए। आपदा प्रबंधन अभ्यास जैसे कि एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र एनडीएमए द्वारा एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया तत्परता का परीक्षण करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। आपदा प्रतिक्रिया में गोल्डन आवर आपदा के तुरंत बाद का वह महत्वपूर्ण समय, आमतौर पर पहला 1 घंटा, जब चिकित्सा सहायता से जीवन बचाने के लिए सबसे अधिक संभावना होती है। ट्राई एज सामूहिक हताहत आपदाओं में चिकित्सा उपचार के लिए घायलों को उनकी चोट की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता देने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। फ्लैश फ्लड अचानक और भारी बारिश जैसे बादल फटने के कारण कुछ ही घंटों के भीतर आने वाली अत्यधिक तीव्र और विनाशकारी बाढ़ है। सूखे और लू जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर राहत आयुक्त का कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम भारत में आपदा के दौरान सभी हितधारकों के बीच स्पष्ट कमांड, नियंत्रण और समन्वय सुनिश्चित करने का एक मानकीकृत प्रशासनिक ढांचा है। भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में जारी की गई थी और यह वैश्विक सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित है। 13वें और 15वें वित्त आयोगों ने राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रियाओं बल के गठन के लिए विशेष रूप से बजटीय धन आवंटित किया था। अगला जो हमारा सेक्शन है वो आपदा प्रबंधन एजेंसियां उत्तर प्रदेश विशेष और वैश्विक प्रयास पर आधारित है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का औपचारिक गठन 19 जनवरी 2006 को हुआ था और यह गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। एनडीआरएफ का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के पुलिस महानिदेशक डीजी रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। एनडीआरएफ में वर्तमान में 16 बटालियन है। शुरुआत में 8 थी और प्रत्येक बटालियन में 1149 अत्यधिक प्रशिक्षित कर्मी होते हैं। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, जो उनके समर्पण और तत्परता को दर्शाता है। 2008 की विनाशकारी कोशीवाड़ एनडीआरएफ के लिए सबसे बड़ी परिचालन चुनौती थी, जहां उन्होंने 1 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को सफलतापूर्वक बचाया था।
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूपीएसडीएमए की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 12 जनवरी 2011 को की गई थी। यूपीएसडीएमए का मुख्यालय पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यूपीएसडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसकी देखरेख के लिए एक उपाध्यक्ष जैसे लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी की नियुक्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यूपीएसडीआरएफ का गठन 2016 में एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया गया था। यूपीएसडीआरएफ का मुख्यालय ग्राम नूर नगर भदरसा सरोजनी नगर लखनऊ में स्थित है। यूपीएसडीआरएफ उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन कार्य करता है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण पुलिस महानिदेशक डीजीपी और एडीजी पीएसी के पास होता है। यूपीएसडीआरएफ का आदर्श वाक्य है बी सर्व टू सेव और इसके जवानों को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए भारत की प्रमुख वैधानिक नोडल एजेंसी है। एनआईडीएम की स्थापना मूल रूप से 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में हुई थी, जिसे 2005 के अधिनियम के तहत एनआईडीएम में पुनर्गठित किया गया। एनआईडीएम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका आदर्श वाक्य है रेजिलिएंट इंडिया, डिजास्टर फ्री इंडिया, लचीला भारत, आपदा मुक्त भारत। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी चक्रवात, भारी वर्षा और हीट वेव की भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए देश की नोडल एजेंसी है। केंद्रीय जल आयोग भारत में नदियों के जल स्तर की निगरानी और बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए अधिकृत नोडल एजेंसी है। INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज समुद्र विज्ञान से संबंधित है और सुनामी तथा समुद्री खतरों के लिए पूर्व चेतावनी जारी करता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के अध्ययन, मानचित्रण और चेतावनी के लिए मुख्य नोडल एजेंसी है। भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह डेटा का उपयोग करके भारत में जंगल की आग की रियल टाइम निगरानी और अलर्ट प्रणाली संचालित करता है। कैप कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आईएमडी, सीडब्ल्यूसी और जीएसआई जैसी सभी अलर्ट जनरेटिंग एजेंसियों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जोड़ता है। सचेत ऐप एनडीएमए द्वारा विकसित एक रियल टाइम आपदा अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिकों को भूलक्षित चेतावनियां प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार का आपदा प्रहरी ऐप नागरिकों को स्थानीय स्तर पर घटित आपदाओं की रिपोर्ट सीधे प्रशासन को करने की सुविधा देता है। उत्तर प्रदेश में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना के तहत यूपीएसडीआरएफ स्थानीय सामुदायिक स्वयंसेवकों को खोज और बचाव कार्यों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करता है। नागरिक सुरक्षा और फायर सर्विसेज संगठन आपदा प्रतिक्रिया और प्रारंभिक स्तर लेवल 1 पर स्थानीय प्रशासन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योकोहामा रणनीति 1994 प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम, तैयारी और समन के लिए वैश्विक ब्लूप्रिंट स्थापित करने वाला पहला महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। होमियो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA 2005 से 2015 तक लागू वैश्विक ढांचा था जिसे जापान के कोबे में अपनाया गया था। होमियो फ्रेमवर्क का प्राथमिक लक्ष्य 2015 तक आपदाओं के कारण होने वाले जीवन, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान को काफी हद तक कम करना था। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्तमान में लागू वैश्विक ढांचा है जिसे 18 मार्च 2015 को जापान के सेंडाई शहर में अपनाया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क 15 साल की योजना 2015 से 2030 तक के लिए है जो सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौते के साथ जुड़ा हुआ है। सेंडाई फ्रेमवर्क ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से 4 कार्य प्राथमिकताएं प्रस्तुत की हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क की तीसरी प्राथमिकता लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करने पर जोर देती है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 7 स्पष्ट वैश्विक लक्ष्यों को रेखांकित करता है। सेंडाई का लक्ष्य एक वैश्विक आपदा मृत्यु दर को 2030 तक काफी कम करना है। सेंडाई का लक्ष्य 3 आपदाओं के कारण होने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान को वैश्विक जीडीपी के अनुपात में कम करना है। सेंडाई का लक्ष्य 7 लोगों के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और जोखिम जानकारी तक पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाना है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन भारत के नेतृत्व में शुरू की गई
एक वैश्विक जलवायु और आपदा लचीलापन पहल है। भारत में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति देश में सबसे गंभीर आपदाओं के दौरान समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय है, जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन राज्य कार्य योजना 2021-2030 राज्य में ग्रीन हाउस गैसों के समन और जलवायु लचीलापन रणनीतियों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। भारत का सुवेध्यता एटलस BMTPC द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो देश भर में भूकंप, चक्रवात और बाढ़ के बहुखतरा जोखिमों का विस्तृत मानचित्रण प्रदान करता है। तो ये रहे आपके 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। शुरुआत में आपको थोड़ा कठिनाई हुई होगी, भाषा थोड़ी ज़्यादा ही शुद्ध थी, हिंदी में थी, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, बार-बार देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएँगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। देखिए, हमारा प्रयास है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना, और उसी प्रयास के साथ हम निरंतर आपसे जुड़ते हैं। उम्मीद करता हूं आज भी उसमें हम सफल हुए होंगे। कमेंट करके बताइएगा, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाने के लिए। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना जो सहयोग है वो बनाकर रखिए, हम भी अपना सहयोग आपके लिए बनाकर रखेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। लेकिन अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं और हमारे चैनल की अन्य PDFs चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर जाकर मैसेज करिए और आपको PDF से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।